हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ़तेह क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 8 का पहले लेसन का कुछ हिस्सा पढ़ा था। पहला लेसन है हमारा कैसे, कब और कहाँ, इसके बारे में अपने कुछ पढ़ा था और उससे आगे अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे अपने बात करें तो आज अपने जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं हम अवधियां कैसे तय करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गया था। आज शुरू करेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। तो अपने इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हेडिंग है हम अवधियां कैसे तय करते हैं। अवधियां मतलब जो अपने डेट कह देते हैं इंग्लिश में, डेट है ना। 1817 में स्कॉटलैंड एक देश है। वहाँ का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्या नाम है इसका, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अगर हिंदी में कहें तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। किसने किताब लिखी? जेम्स मिल ने। कौन था वो था एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। और कब की बात है? ये बात है 1817 की। इसने एक पुस्तक लिखी 3 विशाल खंडों में। ठीक है, यानी कि उसके 3 पार्ट थे, 3 खंड थे इस किताब के। क्या लिखा था इस किताब में? इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में बांटा था। ठीक है, जो भारत का इतिहास था उसको इसने 3 भागों में बांट दिया था। एक भाग हिंदू, एक भाग मुस्लिम और एक भाग ब्रिटिश के अंदर। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया? इसको मान भी लिया भी। चलो ठीक है। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? अब आप बताएं कि अगर इस प्रकार से आपको इतिहास पढ़ाया जाए, उसके 3 खंड बनाए जाएं, एक खंड हो मतलब एक टाइम हो हिंदुओं का, एक टाइम मुसलमानों का और एक टाइम हो ब्रिटिश का, तो ऐसे क्या आपको कोई समस्या आएगी इसको समझने में? तो हाँ, हमें समस्या आएगी। कैसे आएगी? आगे बात करते हैं अपने कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसने 3 कालखंडों में बांटा ना, तो आखिर हम इनको अलग अलग कालखंडों में बांटते ही क्यों हैं? ये बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूरी इस प्रकार से होता है कि अपने इतिहास को समझना है तो उसको अलग अलग भागों में बांटना ही पड़ेगा। तभी उसको, जैसे मान लो ये गतिविधि दे रखी है ना कि आप अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। हम उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटना की सूची बनाएं और स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस प्रकार तय किया। सिंपल सी बात है कि हम हमारे घर के अंदर अपनी माँ से या परिवार का कोई और जो बड़ा सदस्य है उससे बात करके, ठीक है, अगर अपने माँ को लगा लो, ठीक है, माँ को लगाकर माँ से अपने बात करें और उसका जो जीवन है उसको उसके बारे में अपने डिटेल इकट्ठी करें, तो उसको अपने कालखंडों में बांटेंगे ना। कि जैसे जब वो मान लो अनमैरिड थी, कुंवारी थी, मायके में रहती थी, है ना, उस टाइम का उसका एक काल हो गया। उसके बाद उसकी शादी हो गई, ससुराल में आ गई, तो वो एक काल हो गया। उसके बाद में उसके बच्चे हो गए तो वो एक काल हो गया, है ना। तो अलग अलग भागों में बांटेंगे उसको, और अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग टाइम की अलग अलग जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको अपने नोट करेंगे कि उस टाइम महत्वपूर्ण क्या, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी बातें हुई। तो उससे अपने को उनके जीवन के बारे में समझने में आसानी होगी। और इसी प्रकार से अपने इतिहास को भी कालखंडों में बांट सकते हैं। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय
तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय तत्वों को मतलब कि जिन पर वो इतिहास टिका हुआ है, उस टाइम की जो महत्वपूर्ण घटना, जो सेंट्रल जो तत्व है, जो घटना है, उसको अपने पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, कि किस घटना के इर्द गिर्द सारा वो टाइम घूम रहा था। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। हम क्या करेंगे, किसी काल का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठा लेंगे, है ना, और वो जो बिंदु होंगे ना, वो जो शब्द होंगे, वो हमें बताएंगे कि अतीत और वर्तमान में जो बदलाव आया है, वो बदलावों का क्या महत्व हुआ है ना, एक अवधि से दूसरी अवधि। जैसे मान लो भी अपने लगा लें, अपने दादा, पापा और आपका टाइम, तीनों का टाइम है ना, तीनों का टाइम में अगर बात करें, दादा के टाइम क्या था, अगर एक चीज़ महत्वपूर्ण बिंदु पकड़े कि उस समय जो संचार का साधन था, एक दूसरे को मैसेज करने का साधन था, वो क्या था, हो सकता है उस टाइम तार वगैरह और ये चीज़ें ही चलती हो ना। उसके बाद में पापा का टाइम आया, पापा के टाइम में टेलीफोन शुरू हो गए, है ना। उसके बाद में हमारा टाइम आया, हमारे टाइम में मोबाइल शुरू हो गए। तो ये एक जो संचार का साधन है, ये एक अपने लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो गया ना, कि इसने किस प्रकार से इतिहास को महत्वपूर्ण बना दिया, जो बदलाव हुआ है उसने किस प्रकार से महत्वपूर्ण बना दिया। अब आगे बात करें तो मिल को लगता है, मिल कौन, जो अपने पहले बात करके आए हैं, है ना, जिसने किताब लिखी थी। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। एशियाई समाज का मतलब है बच्चों कि जो एशिया है, महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप, उसके अंदर एक यूरोप महाद्वीप है, एक एशिया महाद्वीप है ना। तो एशिया महाद्वीप के अंदर तो हम लोग आते हैं, और हमारे साथ और भी बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान हो गया, ये श्रीलंका हो गया, है ना। और यूरोप के अंदर आते थे इंग्लैंड वगैरह, ठीक है, जो जिस इंग्लैंड ने हमारे पर इतने साल शासन किया, है ना, तो वो किस में आते थे, यूरोप में, और हम लोग आते हैं एशिया में। तो ये जो मिल है, ये मिल यूरोप का था, और इसको ना लगता था कि जो एशियाई समाज है, जो एशिया का जो समाज है, वहाँ की जो सभ्यता है, वो यूरोप से काफ़ी पीछे है। वो अपने आप को, यूरोपियों को बहुत एडवांस समझते थे। वो समझते थे कि हम लोगों को ही ज़्यादा समझदारी है, हम लोग ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम ही सभ्य हैं, बाकी दुनिया है, खास करके एशिया है, वो तो असभ्य लोग हैं, उनको तो किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। अब इतिहास की उनकी समझदारी ये थी, किसकी, मिल की समझदारी ये थी, मतलब जो समझ थी उसको, है ना, वो क्या थी समझ, कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाही शाहों का राज चलता था। किसका राज चलता था, हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता। तानाशाह होता है कि मतलब जो निरंकुश राजा या शासक होता है, जो किसी को कुछ मतलब अपनी मर्जी करता है ना, किसी की कोई बात नहीं सुनता। तो इसका कहना क्या था, किसका, मिल का, यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए हैं तो अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो शासक थे वही राज करते थे, और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल क्या मानता था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को कहाँ ले जा सकता है, सभ्यता की राह पर। आगे अगर बात करें दोस्तों, इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। अब यहाँ के लोगों को मिल सोचता था कि यहाँ के लोगों को अपने सभ्य बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो यूरोपीय जो सारा सिस्टम है ना, उस सिस्टम को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। वहाँ का जो शिष्टाचार है, वहाँ की जो कला है, वहाँ के जो संस्थान हैं, वहाँ के जो कानून हैं, उन सारों को यहाँ पर लागू करना पड़ेगा। कहाँ पर, एशियाई देशों में और भारत में खास करके, है ना। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया था, क्या सुझाव दे दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर, मतलब जितनी भूमि है, जितना क्षेत्र है भारत का, सारे पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके।
उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। क्या मानना था मिल का? कि सारे भूभाग पर कब्जा कर लो और फिर अपने इनको सभ्य बना देंगे, है ना, और इनको ज्ञान देंगे, फिर जिससे इनका जो जीवन होगा वो सुखी होगा। अपने बारे में, हमारे बारे में बात कर रहा था, हमारे देश के बारे में। और उसका मानना था कि अगर अंग्रेज नहीं ये सारा कुछ करेंगे ना, तो हिंदुस्तान की जो तरक्की है, जो प्रगति है, वो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि वो तरक्की कर जाए, है ना। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? देखो ये जो सारा कुछ बताया है ना मिल ने, ठीक है, ये जो सारा कुछ बताया ना, तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेज जो लोग हैं ना, वही बस प्रगति और सभ्यता के प्रतीक हैं, सूचक हैं कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ पर प्रगति और सभ्यता आएगी, है ना। उसके अलावा तो भारत के अंदर मान लो उनसे पहले तो बस अंधकार ही था, किसी को कोई ज्ञान ही नहीं था। हालांकि सच्चाई ये है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था उससे पहले भी, ठीक है ना। नालंदा और तक्षशिला बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे हमारे देश के अंदर, जहाँ पर जो बाहरी जो लोग थे, विदेशी जो लोग थे, वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और ये साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, ये तो असभ्य थे, है ना। तो इसका मतलब तो यही हुआ इसके कहने के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर तो अंधकार ही अंधकार था, अंधकार का ही दौर था, है ना, अज्ञान रूपी जो अंधकार था। इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? कभी नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि हम लोग भी बहुत, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत विद्वान थे। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू मुसलमान दौर कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। अब कैसे माना जा सकता है कि किसी समय पर कोई हिंदू राजा था तो वो हिंदू दौर ही हो गया, है ना, किसी टाइम मुसलमान राजा था तो वो मुसलमान दौर हो गया? तो ये सही नहीं है। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे, है ना। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? जैसे देखो अपने बात करें तो जैसे मान लो एक समय था यहाँ पर मुसलमानों का राज था, तो क्या उस टाइम दूसरे धर्म नहीं थे? दूसरे धर्म भी थे, है ना। हिंदू धर्म भी था, सिख धर्म भी था, बहुत सारे ऐसे एरिए थे, सल्तनत कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर हिंदू राजा राज करते थे, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीक़ों का कोई महत्व नहीं होता। अब अगर आपने ये हिसाब लगा लें जैसे कि किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करें, है ना, कि जैसे मान लो किसी युग किसी समय के अंदर अगर मुसलमान शासक था तो अपने उसको सारा जो युग है वो उसी पर आधारित बता दें, है ना, यही कह दें कि वो तो मुसलमान युग था, तो ये गलत बात है ना। तो इसका मतलब तो हम ये कहने जा रहे हैं कि जो सारे जो उस समय के जो शासक थे सारों का धर्म फिर मुसलमान ही था, हालांकि ये बात सही नहीं है। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर, ये तो थी अंग्रेज़ों का वर्गीकरण था, ठीक है ना, जो अंग्रेज सुझा रहे थे, जिसने 3 काल में बांटा था, है ना, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज 3 खंडों में बांटा था इतिहास को। अब उनके जो वर्गीकरण था उससे अलग हटकर जो भारतीय इतिहासकार हैं वो क्या सोचते हैं? भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन 3 कालखंडों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? इन 3 कालखंडों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब भी अपने आप लोग जैसे अब आगे जाओगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से जो इतिहास को आगे पढ़ाया जाता है। आप जब सीनियर क्लासों में जाओगे, है ना, वहाँ पर आपको 3 पार्ट मिलेंगे इसके। जब आप इसमें स्पेशल डिग्री करोगे, एमए वगैरह करोगे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे। प्राचीन इतिहास अलग मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास अलग, आधुनिक काल का इतिहास अलग। तो जब आप एमए करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप प्राचीन इतिहास में करना चाहते हो, आधुनिक में करना चाहते हो या मध्यकालीन में, है ना। तो ये वर्तमान में ये चीज़ें चल रही है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं कौन? हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं। इस विभाजन की भी अनेक समस्याएं हैं, हालांकि समस्याएं इसमें भी हैं। इतिहास को
इतिहास को इन खंडों में बांटने की है समझ भी पश्चिम से आई है। हालांकि ये चीज़ें हमने सीखी तो पश्चिम से ही हैं, पश्चिम यानी यूरोप कंट्रियों से। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, यानी कि जिसको अपने आधुनिक काल कहते हैं ना, उसको विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। और उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। अब पश्चिम में इसको क्या मानते थे कि जो आधुनिक काल है वहाँ पर तो विज्ञान आ गया, तर्कशीलता आ गई, लोकतंत्र आ गया, है ना, लोगों को मुक्ति मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, लोगों को समानता मिल गई, है ना, ये सारी चीज़ें थी। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आधुनिक काल। और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी उसको उन्होंने रखा मध्यकालीन समाज में। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अब अपने आगे किताब में पढ़ेंगे, है ना, क्या चीज़ें कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो तब हमारे पास ना तो समानता थी, ना स्वतंत्रता थी, ना हमारे पास मुक्ति थी, है ना, ना ही उस टाइम कोई आर्थिक विकास था और ना ही कोई प्रगति का दौर था। कैसे नहीं था प्रगति का दौर, ये अपने आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि उससे पहले तो उल्टा हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन इन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके सारे भारत के अंदर से जो पैसा वगैरह था, जो वो सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें थी, वो लूट कर अपने देश में ले गए थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। जो अंग्रेज़ों का जो समय था उस काल को क्या कहते थे, बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं, औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है, ये जो शब्द है औपनिवेशिक, आखिर ये होता क्या है, तो इसके बारे में पढ़ें अपने। औपनिवेशिक क्या होता है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, ठीक है, विजय प्राप्त की हमारे देश पर, और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे, आप मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे इस किताब को ना, आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि पूरे समाज पर किस प्रकार से नियंत्रण, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उस पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर लिया, ये सारा कुछ अपने पढ़ेंगे। वो क्या करते थे कि अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया उन्होंने। कैसे कि मतलब लोगों पे ना अपने जो खर्चे थे उनको, उन खर्चों की भरपाई के लिए वो लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते थे। ये तो क्या कि जो उनके देश के अंदर उनकी जो संसद वगैरह थी ना, वहाँ पर भी जो खर्चे चलते थे वो खर्चे भी वो यहाँ से वसूल करते थे अपने भारत से। उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें थी उनको सस्ती कीमत पर ख़रीदा, और निर्यात यानी कि बेचने के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। अब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं और इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं अपने औपनिवेशी। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर पाते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित किया गया है। कई अतीतों पर कैसे केंद्रित किया गया है, ये स्पष्ट बता रहे हैं ना कि हम समझें कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर पाते थे। सारे लोग, है ना, पूरा देश तो नहीं, इसको पूरे देश एक प्रकार से, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि ये अच्छा भी है ना, और कुछ लोग इससे प्रताड़ित, बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित थे, है ना, उनका अतीत अलग प्रकार का कहेंगे अपने। तो इसलिए इस किताब को हमारे अतीत, हमारी बुक का नाम क्या है, हमारे अतीत, यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं,
भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? अभी बच्चों जो इतिहास लिखते हैं अपने, है ना, हम लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ते हैं हम, है ना, तो वो अब हमें बताया जाता है कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने शासन किया, उससे पहले मुसलमानों ने शासन किया, है ना, तो उससे पहले हिंदू राजा भी थे यहाँ पे। तो उन लोगों ने किस प्रकार से क्या कार्य किए, क्या उस टाइम की घटनाएं घटी, है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हमें कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं पुराने, और उन स्रोतों के द्वारा हम उनके इतिहास तक पहुँचते हैं, उनके समय तक पहुँचते हैं। कैसे वो स्रोत हमें मिलते हैं या उन स्रोतों को किसने रखा, किस प्रकार से तैयार किया, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। प्रशासन क्या करता था? अभिलेख तैयार करता था। अभिलेख होता है बच्चों, जैसे मान लो ये हमारा पेज है ना, और इस पर ये सारी लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? ये एक अभिलेख ही है। क्या है ये एक अभिलेख है। ठीक है, आज अपने प्रशासन है जो, है ना, जो मान लो प्रशासन कोई भी जो कार्य करता है उसको उसके दस्तावेज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके रखता है ना, तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काम में आएंगे। वो आगे आने वाली पीढ़ियाँ आज की जो दस्तावेज हैं संभाले हुए उनको पढ़ेंगी तो उनको पता चलेगा कि आज वर्तमान में, है ना, क्या कुछ हो रहा है। आज जैसे बच्चों हमारे यहाँ पर कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारे क्या पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इसके बारे में भी बहुत सारे दस्तावेज तैयार हुए हैं ना, नए नए हॉस्पिटल बनाए जाने लगे हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड तो रहेगा ना, ये सारा रिकॉर्ड आज जैसे मान लो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने जा रहा है, तो उसका भी जैसे रिकॉर्ड रखा जाएगा ना, तो आगे आने वाली जब अपनी पीढ़ियाँ देखेंगी, है ना, कोई जैसे मान लो ये सभ्यता कभी कभार अगर मान लो कभी नष्ट हो गई, उसके बाद में नई सभ्यता पनपेगी, उस सभ्यता को जब खुदाई करेगी तो खुदाई के अंदर जैसे मान लो ये दस्तावेज मिलेंगे, तो इस टाइम का इतिहास जो होगा उनको पता चलेगा, है ना। तो ये होते हैं अभिलेख। अभिलेख कई प्रकार से होते हैं, आगे अपने पढ़ेंगे अभिलेख, जैसे गुहा अभिलेख, ताम्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, है ना, शिला अभिलेख, इस प्रकार से कई प्रकार के अभिलेख होते हैं। यानी कि किसी कठोर वस्तु पर, किसी कठोर चीज़ पर कुछ शब्द, कुछ उत्कीर्ण करना, वो क्या होता है? एक अभिलेख होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी भी उनकी, कि जो चीज़ें हैं उनको लिखना महत्वपूर्ण। इसीलिए तो आप लोगों को कहते हैं ना कि आप टाइम टेबल बनाओ, लिख के टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद में सारा दिन आप उस टाइम टेबल को फॉलो करो, और शाम को एक नोट तैयार करो और उसके अंदर वो आप लिखो कि आपने आज क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ किया, और क्या आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने कितना नहीं किया उसमें से जो करना चाहिए था। तो सारी आपके पास क्या होगा? एक खाका तैयार हो जाएगा, है ना, डाटा तैयार हो जाएगा। और यही चीज़ अंग्रेज करते थे। उनका मानना था कि हर चीज़ को लिखा जाए। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी होता है। अब अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि जो इम्पोर्टेंट जो कागजात है ना, उनको संभाल कर रखना चाहिए। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों अभिलेख कक्ष भी बनवाए। सभी जो शासकीय है, जहाँ पर वो शासन करते थे, वहाँ पर जो संस्थान थे, है ना, वो सारे संस्थानों के अंदर जैसे कचहरियाँ वगैरह होगी, है ना, जो सचिवालय, तहसील, कलेक्ट्रेट, ये चीज़ें होगी ना, वहाँ पर उन्होंने एक अभिलेख कक्ष बनवाए। एक कक्ष किस लिए बनाया? अभिलेख, यानी कि वो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रखने के लिए स्पेशल एक रूम बनाया, कक्ष बनाया, जिसका नाम था अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके सामने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए।
अब शहरों में होते थे, ठीक है। हर जो शासन जो एरिया होता था ना, जो ऑफिस वगैरह होता था, वहाँ पर एक एक रूम होता था अभिलेख रखने के लिए। अब उन सारों को समेटकर एक जगह पर रखने के लिए बनाए गए थे अभिलेखागार और संग्रहालय, जिसके अंदर संग्रहालय जैसे म्यूजियम वगैरह हो गए, जहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती थी, अभिलेख जहाँ पर, अभिलेखागार जहाँ पर कागजात दस्तावेज रखे जाते थे। 19वीं सदी कौन सी, जैसे आज अपने चल रही है, आज कौन सी सदी चल रही है, 21वीं चल रही है, ठीक है। कौन सी सदी चल रही है, 21वीं, है ना। तो 19वीं सदी कौन सी होगी, 19वीं सदी होगी 1800 से लेकर 1900 तक, कहाँ तक, 1900 ईस्वी तक, ये कौन सी होगी, 19वीं सदी। और 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आप वहां जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। 19वीं सदी के शुरुआत की बात कर रहे हैं कि उस समय क्या था कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कोई नोट्स वगैरह भेजता था, रिपोर्ट भेजता था अपने ऊपर के अधिकारी को, ना, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि संभाल कर रखी हुई हैं, कहाँ पर, अभिलेखागार में, वहाँ पर अपने देख सकते हैं अभिलेखागार के अंदर जाकर। उन्हें खुशनवीशी के माहिर लिखते थे, ठीक है, उन्हें लिखता कौन था, खुशनवीशी में जो माहिर होते थे, ठीक है, वो इन चीज़ों को लिखते थे। खुशनवीशी का मतलब क्या होता है, खुशनवीशी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। आपको लिखाया जाता है ना, आपको सुलेख लिखाया जाता है, किस लिए लिखाया जाता है सुलेख, यानी कि आप जो आपकी राइटिंग है, जो लिखावट है आपकी, उसमें सुधार हो सके, अच्छे अच्छे अक्षर लिख सको आप, है ना। तो वो जो अच्छे अक्षर लिख सकते थे, सुंदर ढंग से लिख सकते थे, तरीके से उन चीज़ों को लिख सकते थे, उनको बोलते थे खुशनवीसी या सुलेखनवीस। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई शुरू हो गई थी। क्या शुरू हो गया था, छपाई शुरू हो गई थी। ये दोस्तों, ये देखो बना हुआ है अभिलेखागार। ये अभिलेखागार कहाँ बना हुआ है, ये अभिलेखागार बना हुआ है अपने दिल्ली के अंदर, ठीक है। कब बना था, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था। कब, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। जो वायसराय होता था ना, यानी कि पूरे देश पर जो सबसे सर्वोच्च अंग्रेज सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको बोलते थे वायसराय। और वायसराय अपने जो वायसराय का जो निवास होता था, जहाँ पर वो निवास करता था, वहाँ उसके नज़दीक बनाता था, किसको, राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालय को। अब भाई हम अपने पास किस चीज़ को ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो उसको संभाल कर रखना चाहते हैं ना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर होगी कि जो वायसराय है उसने ये जो दोनों संस्थान थे वो अपने पास, अपने निवास स्थान के पास बनाए। और ये कब बनाया गया था, ये 1920 के दशक में, 1920 के लगभग बनाया गया था। अब ये नई दिल्ली की बात करें तो ये नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली कब इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1911 में। 1911 में, 1911 में कब, जब उस समय का जो तत्कालीन जो सम्राट था, सम्राट कौन, इंग्लैंड का जो सम्राट था ना, वो था जॉर्ज पंचम। कौन था, जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम और इसकी जो रानी थी ना, ये आए थे अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। और इंडिया के अंदर आए थे 1911 के अंदर। इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था और वहाँ पर इन्होंने दिल्ली दरबार कौन सा था, दिल्ली दरबार था जगह जो आज अपने दिल्ली के अंदर है ना, गुरु तेग बहादुर नगर है। कौन सा नगर है, गुरु तेग बहादुर नगर, ठीक है। ये जो नगर है ना, यहाँ पर उस समय दिल्ली दरबार लगा था और उस दिल्ली दरबार के अंदर इन्होंने नई दिल्ली की नींव रखी थी और वहाँ पर ये राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाए गए थे। ये दोस्तों ये मैप है नई दिल्ली का।
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया। ये नई दिल्ली का चित्र है, ठीक है। और आगे अपने को दिखाएंगे आपको हम लोग, ये है दिल्ली दरबार। ये इस प्रकार से दिल्ली के अंदर दरबार लगाया गया था। यहाँ पर सबसे टॉप में यहाँ पर बैठे थे कौन, जॉर्ज पंचम और उनकी रानी, ठीक है। और बाकी ये जनता यहाँ पर, उस समय जो वायसराय था वो भी यहाँ पर उपस्थित हुआ था, ठीक है। ये है जॉर्ज पंचम, कौन है ये, जॉर्ज पंचम। 1931 की बात करें तो उस समय हमारा ये 1 रुपया होता था, ठीक है। और इस रुपये पर ये जॉर्ज पंचम का क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ होता था। आज अपने नोटों पर है ना महात्मा गांधी जी का चित्र, उस टाइम इसका चित्र था जॉर्ज पंचम का। आगे अपने पढ़ें कि यानी कि छापने की जो तकनीक थी वो फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब छापने के भी अब अपने करते हैं ना फोटो स्टेट, एक पेज लिखा और उस पेज की जितने मर्जी हज़ारों पेज अपने फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, लाखों पेज फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं ना। तो उस प्रकार भी इस प्रकार की जब तकनीक शुरू हुई तो तब इस प्रकार के जो सरकारी विभाग की जो कार्रवाइयाँ होती थी, जो दस्तावेज होते थे, उनको इस प्रकार से वो कई पार्टों में बना लेते थे, कई पेज तैयार कर लेते थे उसके। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। ठीक है, ये हमने मैप देख लिए हैं तीनों। अब अगला अपना पॉइंट कौन सा है, वो है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण होता है बच्चों इंस्पेक्शन करना, है ना। इंस्पेक्शन करने के लिए आते होते हैं ना हमारे भी जैसे स्कूल के अंदर, है ना, बड़े अधिकारी वगैरह चेकिंग करने के लिए, वही होता है सर्वेक्षण। और औपनिवेशिक काल, जो औपनिवेशिक काल कौन सा, अंग्रेजों के समय का, उस दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ये तो सही बात है भाई, जरूरी तो होता ही है ना कि जिस देश पर शासन करना है तो उसके एरिया का सारी एक पिक्चर तैयार करनी पड़ती है, जानना पड़ता है ना कि वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार का सिस्टम है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, राजस्व यानी कि वहाँ से किस प्रकार से वो टैक्स वगैरह कितना इकट्ठा कर सकते हैं। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। कब जनगणना की जाने लगी, 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में। 19वीं सदी के आखिर में तो मतलब कब जनगणना शुरू हो गई, 1872 से हमारी जो जनगणना देखते हो ना आप, आगे अपने आएगी, है ना, 2021 में जनगणना होगी। तो ये जनगणना शुरू कब हुई है, ये शुरू हुई है 1872 से। तब से ये लगातार हर 10 साल बाद जनगणना होती जा रही है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय कि वो क्या काम करते हैं, किस प्रकार की जाति है उनकी, है ना, कौन से इलाके में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब ये जो हमने भी अब तक हमने बात की है ना कि ये चीज़ पता चली, वो चीज़ पता चलती थी उन अभिलेखों वगैरह से और जो रिकॉर्ड रखा हुआ है ना, लेकिन अब एक बात इसमें ये आती है कि आखिर पता ही पता चलता है, लेकिन क्या है जो नहीं पता चलता इससे। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी, ये भी एक चित्र देख लें पहले अपने, ये बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य जो आपने किया था ना कि सर्वेक्षण के लिए जो चित्र बनाने शुरू कर दिए, ये जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है 1832 की।
और ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। जो मान लो जो उपकरण थे ना, जिनको चित्र बनाने में उपयोग किया गया था, सर्वेक्षण में उपयोग किया गया था, उनको आगे दिखाया गया है फ्रंट पर। इसमें क्या दिखाना चाहता है? इसमें ये दिखाना चाहता है चित्रकार की वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। वैज्ञानिक स्वरूप, जो साइंस को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है ना, वैज्ञानिक स्वरूप को दिखा रहा है। इसके बाद ये चित्र आता है 1857 का विद्रोह। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है एक खास, देखो जो लोग भाई चित्र बनाएंगे है ना, जिसका शासन होगा वो अपने हिसाब से चित्र बनवाएगा। तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें इसने लिखवाया है चित्र के अंदर कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। और इस अध्याय के बारे में अपने वैसे विस्तार से तो अध्याय 5 में पढ़ेंगे, लेकिन चित्र के अंदर क्या दिखाया गया है कि जो जनता थी, जो विद्रोही जो सैनिक थे, वो लालची थे, वो दुष्ट थे, वो बेरहम थे। अब अंग्रेज अपने लिए तो यही लिखवाएंगे ना, अपने चित्र तैयार करेंगे। अब हमारे लिए ये लोग क्रांतिकारी थे, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद करा रहे थे, और उनके लिए ये लोग आतंकवादी थे, देशद्रोही थे। ठीक है, तो अपनी बात चल रही थी कि जो रिकॉर्ड हैं उनसे क्या नहीं पता चलता है। तो आगे अपने बात करें कि जो रिकॉर्ड हैं इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बजाय रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। सही है बात भाई। इससे अपने को यही पता चलता है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो किन चीज़ों को पसंद करते थे। आम जनता के बारे में कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता, इसलिए हमें आम जनता के बारे में पता नहीं चलता। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी, अब भी हमें आम जो जनता है उसके बारे में कैसे पता चले? तो आम जनता के बारे में तो आम जनता से ही पता चलेगा ना। आम जनता से कैसे? आम जनता तो अब है नहीं वो वाली, उस टाइम वाली। तो उनके कुछ साक्ष्य वगैरह, कुछ उनके दस्तावेज तो होंगे ना, कौन से थे जिनसे अपने पता चलता है। उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो ये जो चीज़ें थी, लोगों की डायरियाँ थी, जो बड़े लोग थे उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखवाई, अखबार थे, अखबारों के अंदर आम जनता के बारे में लिखा जाता था। तो ये सारे वो दस्तावेज हैं जिनसे हमें उस टाइम के आम लोगों के बारे में पता चलता है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खाद्यान्नों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अब यहाँ भी ये प्रॉब्लम आती है ना कि आम लोगों के बारे में तो फिर यहाँ से भी नहीं पता चलता। ये भी तो उन्होंने लिखे हैं जो पढ़े लिखे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आने लगेगी। अब आगे आगे किताब पढ़ेंगे ना तो आगे आगे अपने को पता चलता जाएगा। ये कुछ स्रोत दे रखे हैं। इसमें बताया कि इंसानों की खाने लायक नहीं है। ये हेडिंग दी हुई है। ये हेडिंग किसकी है? ये अखबारों की हेडिंग है। ठीक है, और अखबारों की हेडिंग है। अखबारों के अंदर क्या दिया गया है? 1940 में एक हड़ताल हुई थी और उस टाइम उस हड़ताल के अंदर जो पुलिस वाले थे, दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने में से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का तो यहाँ तक कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। इतना गंदा खाना, इतना बुरा खाना मिलता था उन पुलिस वालों को। इसलिए उन्होंने 1940 के अंदर हड़ताल कर दी। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में। कब? 22 मार्च 1946 में। ये है इस लेसन के क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आप लोगों ने इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने हैं, लेसन के अंदर तैयार करने। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है? सही और गलत बताना है।
जैसे पहला है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदी, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है, बांटा था जेम्स मिल ने ना। सरकारी दस्तावेज़ों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। अब सरकारी दस्तावेज़ों में आम लोगों के बारे में तो लिखा ही नहीं होता था, तो इसलिए ये गलत है। आगे है, अंग्रेज़ों को लगता था कि त्रय शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? सही है। आगे अपने विचार करें कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उससे क्या समस्याएं हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। समस्याएं तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, है ना। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को किस तरह सुरक्षित रखा? अभिलेखागार जो थे वहाँ पर रखा ना। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? अलग होती है। पुलिस वाले भाई वो आम तौर पर दर्ज नहीं करते थे हर एक बात, है ना। तो ये सारा अपने को, ये था हमारा पहला लेसन जो कंप्लीट हो चुका है। आगे अपनी अगली वीडियो में हम अपना दूसरा लेसन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और आगे भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज आपकी जो बुक है इसको कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।